इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1853 को डिस्कस कर देंगे। As you know, this video is equally important for the UGC NET, UPSC State PCS, University Entrance Exams, SSC, etc. aspirants. चार्टर एक्ट 1853 को हम दूसरा नाम से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर एक्ट 1853, और ये चार्टर सीरीज का कंपनी के टाइम पे लास्ट एक्ट माना जाता है। दैट मीन्स कंपनीज लास्ट चार्टर एक्ट 1853 एक्ट माना जाता है। चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी के पावर्स को रिन्यू कर दे दिया है, और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो अब इंडियन टेरिटरीज़ को या इंडियन रेवेन्यूज़ को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन रख दी गई है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन ये अपना पावर जो है रिटेन कर सकते हैं या रेवेन्यूज़ जो है उनको गेन कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन। अनलाइक द अर्लियर चार्टर सीरीज एक्ट्स, इस चार्टर एक्ट 1853 ने जो ये पावर रिटेन करने की बात कही है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड फ्रेम नहीं किया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक परंपरा चल रही थी 20 इयर्स तक पावर जो है कंपनी रिटेन करेगी, वो परंपरा यहाँ पे इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में नहीं दिखी है। वो चीज़ें डिस्कस नहीं की है। दैट मीन्स अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है। जो हमने देखा है कि चार्टर एक्ट 1793 ने 20 इयर्स के लिए कंपनी को पावर रिटेन कर दे दिया है, और इसी तरीके से जब आफ्टर 20 इयर्स में चार्टर एक्ट 1813 को लाया गया है तो उसने फर्दर जो है 20 इयर्स के लिए पावर रिटेन कर दे दिया है। सिमिलरली जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसने भी फर्दर एक्सटेंशन जो है 20 इयर्स के लिए दिया है। तो इस चार्टर एक्ट 1853 में अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड फिक्स किया है। यहाँ पे 20 इयर्स के लिए नहीं पावर्स दिए गए हैं, इन्होंने अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है फ्रेम कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे ये जो चार्टर एक्ट 1853 जो है ये जो फ्रेम कर दिया गया है, ये सिलेक्ट कमिटीज़ ऑफ इंक्वायरी जो है जो 1852 में बनाई गई थी, उसके रिपोर्ट पे ये चार्टर एक्ट 1853 को लाया गया है। और इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर जो थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने एक विज़िट जो है इंग्लैंड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशंस ने और मद्रास नेटिव एसोसिएशंस ने पेटिशंस जो है फ्रेम कर दे दी है। ये रीजंस थे जिसके बेस पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को इम्प्लीमेंट कर दिया है, पास कर दिया है। सो एक तो राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड का दौरा, इसी तरीके से जो पेटिशंस दायर कर दी है बॉम्बे एसोसिएशंस ने और मद्रास नेटिव एसोसिएशंस ने, वो रीजंस रही है कि यहाँ पे सिलेक्ट कमेटी ऑफ इंक्वायरी जो है 1852 में बना दी गई है, और इस 1852 सिलेक्ट कमेटी ऑफ इंक्वायरी के बेस पे, उसके रिपोर्ट के बेस पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को पास कर दिया गया है। सो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कंपनी जो है पावर तो रिटेन कर सकती है, रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकती है, लेकिन ये पावर और ये जो टेरिटरीज़ है या रेवेन्यूज़ जो है वो रिटेन करने के लिए यहाँ पे अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए फर्दर जो है इसको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगा। जो ही इसको डायरेक्शंस पार्लियामेंट से आ जाएंगे
उस टाइम तक जब तक इसको डायरेक्शंस पार्लियामेंट से आ जाएंगे, यूके पार्लियामेंट से आ जाएंगे, तब तक वो अपना पावर जो है, अपने रेवेन्यूज़ जो है, अपनी अथॉरिटी जो है रिटेन कर सकती है यहाँ पे। और इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। दैट मीन्स लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को पास कर दिया गया है। और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का जो लैंडमार्क बिगनिंग हम कहेंगे वो ये था कि यहाँ पे इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया में वो स्टार्ट हो गया, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसकी शुरुआत चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू हो गई है। दैट मीन्स जो हम अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे हैं उसकी बेस जो है चार्टर एक्ट 1853 से है। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। कई सारे रीजंस रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कि यहाँ पे एक अनड्यू एक्सपेंडिचर और अननेसेसरी डिले जो है कंटिन्यूसली बिजनेस में हो रही थी, बिजनेस डिस्पैच में हो रही थी। क्यों ये हो रहा था अनड्यू एक्सपेंडिचर और अननेसेसरी डिले बिजनेसेस में? बिकॉज यहाँ पे जो प्रेजेंस थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो एक रीज़न रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वजह से यहाँ पे अनड्यू एक्सपेंडिचर और अननेसेसरी डिले हो रहा था बिजनेसेस में। इसी तरीके से टेरिटोरियल और पॉलिटिकल चेंज जो है इंडिया में जो आ गई थी आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो भी एक रीज़न रहा। बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ऑलरेडी कुछ एरियाज़ को एनेक्स कर दिया था, लाइक सिंध है, पंजाब है, और इसी तरीके से और भी कई सारी इंडियन स्टेट्स जो है उनको एनेक्स कर दिया है। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 को पास करना था। इसी तरीके से कुछ कंसर्न्स रेज हो गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पावर्स के रिलेटेड, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जो है वो रेज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल जो है हमेशा लीड कर रहा था सर्टन डिसीजंस में। दैट मीन्स जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में डिस्कस किया है कि यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई है, उस ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा फेवर मिल रहा था वो मिल रहा था बंगाल एरिया को, और बाकी जो एरियाज जो थे उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था। तो ये वो डिमांड्स थे। अब इंडियंस जो है वो डिमांड्स कर रहे थे कि यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन को ख़त्म किया जाए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स से क्या बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे इंडियंस जो है उनको अपना शेयर मिलेगा मैनेजमेंट में, उनको अपना शेयर मिलेगा अफेयर्स में। देन यही रीज़न रहा है कि एक सिलेक्ट कमेटी बना दी गई है जिसको हम सिलेक्ट कमेटी ऑफ इंक्वायरी जो है 1852 वो बना दी गई है, जिसके बेस पे ये चार्टर एक्ट 1853 को पास कर दिया गया है। तो ये वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से यूके पार्लियामेंट को ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो पास करना पड़ा। अब मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का यही रहा है कि कंपनी के पावर्स को रिन्यू किया जाए और कंपनी को ये अलो किया जाए कि आप इंडियन टेरिटरीज़ को या रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट फॉर द क्राउन, ये मेन चीज़ है, इंटरेस्ट फॉर द क्राउन। साथ ही साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि चार्टर एक्ट जो है ये अब कमर्शियल प्रिविलेज जो है, जो अनलाइक अर्लियर या अनलाइक प्रीवियस चार्टर एक्ट्स जिसमें
चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है, उसके बेस पे जो कमर्शियल प्रिविलेज ये जो कंपनी को ग्रांट कर रहे थे, ट्रेड प्रिविलेज जो कंपनी को ग्रांट कर रहे थे फॉर द 20 ईयर्स, वो 20 ईयर्स का गैप जो है अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में नहीं था। अब की प्रोविजंस की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे, तो कई सारे की प्रोविजंस रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है लेजिस्लेटिव पावर्स की बात अगर हम करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंडिया में लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। दैट मीन्स यहाँ पे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फ्रेम कर दिया गया है। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फ्रेम कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है। या हम ये कहेंगे कि जो गवर्नर लेजिस्लेटिव जनरल्स काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो सेपरेट कर दिए गए हैं। दैट मीन्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है गवर्नर जनरल काउंसिल की, उनको सेपरेट कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दो चीज़ें, एक तो लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिली है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू, और इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, उसको भी सेपरेट कर दिया गया है। साथ ही साथ 6 एडिशनल मेंबर्स जो है काउंसिल में, गवर्नर जनरल काउंसिल या जिसको अब हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानेंगे या सेंट्रल लेजिस्लेटिव नाम से भी जानेंगे, यहाँ पे अब 6 न्यू मेंबर्स जो है या 6 एडिशनल मेंबर्स जो है वो लाए गए हैं। पर्पस क्या था कि यहाँ पे वो लेजिस्लेशन वर्क करेंगे और इनको अब लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के नाम से जानेंगे। तो 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इसने जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है, इसने एक डिस्टिंक्ट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है फ्रेम कर दे दिया है, जो फिर लेटर ऑन इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाता है। और जो काउंसिल्स का लेजिस्लेटिव ब्रांच है, इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से एक पार्लियामेंट काम कर रहा है, इसी तरीके से ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करेगा। या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बना दिया गया है, वो अब उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से एक ब्रिटिश पार्लियामेंट काम कर रहा है। दैट इज़ वाई इसको हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और फर्स्ट टाइम ये भी माना गया है, ये भी ऑथोराइज कर दिया गया है कि लेजिस्लेशन जो है इसको अब हम कंसिडर कर देंगे डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शंस पे, जहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड अपरेट्स या स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स की ज़रूरत होगी। और वो प्रोसीजर्स, वो स्पेशलाइज्ड अपरेट्स जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो काउंसिल में यूज़ किए जाएंगे। दैट मीन्स जो प्रोसीजर अब गवर्नर जनरल काउंसिल इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन जो ज़रूरत पड़ती है, वो अब सेम फॉलो करेगी जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है। मतलब चीज़ें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है कि यहाँ पे अब इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स जो होंगे वो अब क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और जो पॉलिसीज़ होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पॉलिसीज़ होंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अब मेंबर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पॉलिसीज़ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की है उनको डिस्कस कर सकते हैं। राइट टू वीटो जो हमेशा इन चार्टर एक्ट्स में डिस्कस कर दे दिया हमने, तो यहाँ पे राइट टू वीटो जो है
राइट टू वीटो की एक बिल जो है उसको पास कर दिया गया है काउंसिल की तरफ से, और ये राइट टू वीटो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब ये राइट टू वीटो बिल पास कर दिया गया है, और ये राइट टू वीटो का पावर जो है अब इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया है। और लेजिस्लेटिव बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि अब लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो पब्लिक में कंडक्ट की जाएंगे, और डिस्कशन जो होगा वो ऑरल होगा, ऑरल के बेस पे डिस्कशन होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, इसकी फाउंडेशन जो है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली गई है, या हम ये कहेंगे कि वो फाउंडेशन जो है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू लिया गया है। तो ये एक मॉडल जो है तैयार हो गया है यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम का। देन नेक्स्ट फीचर जो है वो है कि गवर्नर जनरल्स ऑफिस को एक्सपेंड कर दिया गया है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है ये एक बिगनिंग शुरू कर देता है यहाँ पे गवर्नर जनरल्स ऑफिस की, या उनके पावर्स को, अथॉरिटी को, और साथ ही साथ इसको एक्सपेंड कर दे दिया गया है, पावर्स को एक्सपेंड कर दिया गया है। यहाँ पे मेंबर्स जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू फोर्थ मेंबर जो है ऐड कर दिया गया था, तो उसमें कुछ जो पावर्स थे उस फोर्थ मेंबर के वो सेम नहीं थे विद हिज अदर फेलोज। सो यहाँ पे इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वो फोर्थ मेंबर के पावर्स को इक्वल कर दिया गया है, जिस तरीके से उसके बाकी कोलीग्स पावर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अब फोर्थ मेंबर के पावर्स को सेम पोजीशन, सेम अथॉरिटी, सेम पावर्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ इस काउंसिल में, इस गवर्नर जनरल्स ऑफिस में कुछ 6 मेंबर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। दैट मीन्स टोटल स्ट्रेंथ जो है अब इस गवर्नर जनरल ऑफिस की वो 12 हो गई है। वो 12 मेंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो गवर्नर जनरल, इसके बाद कमांडर इन चीफ, और फिर 4 मेंबर्स जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के। देन कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक रेगुलर जस्टिस, एक रेगुलर जज इस सुप्रीम कोर्ट का। और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट से एक एक मेंबर, लाइक बंगाल से एक मेंबर, मद्रास से एक मेंबर, बॉम्बे से एक मेंबर, और इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से एक मेंबर। तो ये टोटल स्ट्रेंथ जो है 12 हो जाती है। तो गवर्नर जनरल्स का जो ऑफिस है उसको एक्सपेंड कर दे दिया है फ्रॉम 6 to 12 मेंबर्स। उसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल, फिर कमांडर इन चीफ, फिर मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल जो है उसके 4 मेंबर्स, और इसी तरीके से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, और एक रेगुलर जस्टिस और एक रेगुलर जज। देन लोकल गवर्नमेंट से एक, बंगाल से एक, मद्रास से एक, बॉम्बे से एक, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से एक। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट से, यहाँ पे इनकी जो सर्विस होनी चाहिए वो 10 इयर्स का मिनिमम टेन्योर रख दिया गया है। इसके अलावा अब इस गवर्नर जनरल्स का ऑफिस जो, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। यहाँ पे गवर्नर जनरल को ये पावर दिए गए हैं कि अब आप काउंसिल के लिए वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकते हो। सो वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए पावर्स जो दिए गए हैं वो गवर्नर जनरल को दिए गए हैं। और जितने भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होंगे वहाँ पे अब गवर्नर जनरल का एसेंट जो है वो लाजमी होगा। गवर्नर जनरल का एसेंट जो है वो ज़रूरी होगा हर एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल पे। दैट मीन्स जो भी लेजिस्लेशन वर्क होगी वहाँ पे गवर्नर जनरल का एसेंट या गवर्नर जनरल का साइन जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। देन सैलरीज जो है इन मेंबर्स की वो कहाँ से ड्रा होंगी,
किस तरीके से होंगे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो ये डायरेक्ट कर देता है कि सैलरीज जो है मेंबर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की, इसी तरीके से इसके सेक्रेटरी का या बाकी जो ऑफिसर्स है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स करने के बाद ये सैलरी जो है कंपनी इनको दे देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये सैलरी मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इसके सेक्रेटरी के या बाकी जो ऑफिसर्स होंगे वो कंपनी पे करेगी। देन रिड्यूस इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स, यहाँ पे डायरेक्टर्स का नंबर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये ऑथोराइज कर देता है कि इंग्लैंड में जो डायरेक्टर्स है उनकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर दी गई है। टोटल कितने थे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के, टोटल कितने डायरेक्टर्स थे, 24 थे। अब इनको रिड्यूस कर दिया गया है 18 पे। दैट मीन्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं उनको रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम 24 टू 18, और इन 18 में से 6 जो है वो क्राउन नॉमिनेट करेगा या क्राउन उनको अपॉइंट करेगा। आउट ऑफ 6 क्राउन विल नॉमिनेट और अपॉइंट 6 members out of 18. Then इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये अब ऑथोराइज कर दिया गया है कि वो डिस्पोज कर देंगे अपने पावर ऑफ पैट्रोनेज को, और हाई पोस्ट्स जो थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बात चली है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की, इन हाई पोस्ट्स को रिजर्व कर दिया गया है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब जो हाई पोस्ट्स होंगे, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होंगे। लाइक मैंने आपको कह दिया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि एक कमेटी जो है वो फ्रेम कर दी गई है जिसको हम लॉर्ड मैकावली कमेटी के नाम से जानते हैं, जो 1854 में अपना रिपोर्ट जो है सबमिट कर रही है। इस लॉर्ड मैकावली कमेटी ऑफ 1854 के रिपोर्ट के बेस पे ये चीज़ें जो है क्लियर कर दी गई है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन जो भी है, जो जिसके बेस पे डिबार किया जाता था इंडियंस को, अब वो डिबार नहीं होंगे। इंडियंस जो है डिबार नहीं होंगे फॉर द हाई पोस्ट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस तरीके से वो अपना रिपोर्ट जो है सबमिट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको एम्पावर कर दिया गया है कि अब आप न्यू प्रेसिडेंसीज को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। जिस तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई है, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई है, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई है, तो इसी तरीके से आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक नई प्रेसिडेंसी जो है बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही ये हिदायत दी गई है कि आप किसी भी बाउंड्री को आप आल्टर कर सकते हो, किसी भी बाउंड्री को आप किसी भी एरिया को आप न्यू स्टेट बना सकते हो। टोटली ये डिपेंड कर रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे, क्योंकि सभी पावर्स जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही दिए गए हैं विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यू प्रेसिडेंसी। और इस प्रोविजन को यूज़ करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप फॉर पंजाब जो है क्रिएट कर रहा है इन द ईयर 1859 में। सो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप ऑफ पंजाब जो है क्रिएट कर दे दिया है 1859 में। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है कि पावर्स रिगार्डिंग लॉ कमीशन। लॉ कमीशन को अपॉइंट कर दे दिया है, जो हमने देखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। अब यहाँ पे इसको कुछ और पावर्स दिए गए हैं लॉ कमीशन ऑफ
लॉ कमीशन को। अब चार्टर एक्ट 1853 हमें ये एम्पावर कर रहा है ब्रिटिश क्राउन को कि अब आप एक लॉ कमीशन जो है इंग्लैंड में अपॉइंट करोगे। ये चीज़ें याद रखना होगा कि चार्टर एक्ट 1833 इंडिया में लॉ कमीशन को अपॉइंट कर रहा है और चार्टर एक्ट 1853 इंग्लैंड में लॉ कमीशन को अपॉइंट कर रहा है। इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन को ये पावर्स दिए गए हैं। रीज़न क्या है कि इंग्लैंड में इसको अपॉइंट किया जाए? बिकॉज़ यहाँ पे जो ड्राफ्ट्स बना दिए गए हैं इंडियन लॉ कमीशन ने, जो रिपोर्ट्स बना दिए हैं इंडियन लॉ कमीशन ने, उनको एग्जामिन करने के लिए एक लॉ कमीशन जो है इंग्लैंड में तैयार कर दिया गया है। और ये जो लॉ मेंबर होगा इसको अब फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बना दिया गया है। जो भी लॉ मेंबर होगा उसका स्टेट्स जो है वो फुल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव जनरल्स, फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया है। और साथ ही साथ इस काउंसिल की मेंबरशिप जो है वो एनलार्ज कर दी गई है 6 मेंबर्स की। यहाँ पे 6 न्यू मेंबर्स आ गए हैं। देन एक और फीचर जो है कि बंगाल के लिए एक सेपरेट प्रेसिडेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। सेपरेट गवर्नर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में या चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू अब एक सेपरेट गवर्नर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए क्रिएट किया जाएगा, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा गवर्नर जनरल से। सो एक सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा गवर्नर जनरल से। और ये आदेश दिए गए हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट किया करेगा टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर्स दिए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बंगाल में 1854 में अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट नहीं किया गया है। और गवर्नर को अपॉइंट कर दे दिया है बंगाल में 1912 में। सो डायरेक्शंस क्या थी कि गवर्नर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अपॉइंट किया जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया है 1854 में। और जो गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है बंगाल में वो किया है 1912 में। और इसके अलावा जो नई प्रोविंसेस जो है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को जो दिए गए हैं, जो कि काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को करना है, इस प्रोविजन के थ्रू, इस फीचर के थ्रू जो न्यू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो न्यू प्रोविंसेस क्रिएट कर दिए हैं वो थे आसाम, सेंट्रल प्रोविंस और बर्मा। आसाम, सेंट्रल प्रोविंस और बर्मा जो थे वो न्यू प्रोविंसेस इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू क्रिएट कर दिए गए हैं। देन इंडियन सिविल सर्विसेज जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन रख दिया गया है। बेसिकली हमने ये चीज़ जो है डिस्कस कर दिए है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये अथोराइज़ कर रहा है कि अब आप एनुअली जो है जितने आपकी वैकेंसीज़ है उसका 4 टाइम्स आप एनुअली नॉमिनेट करना शुरू कर दो, और उनमें से एक जो है एक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट कर दो। तो ये पावर्स जो है हेलबरी कॉलेज ऑफ लंदन जो है उनको दिए गए हैं कि अब आप कोटा जो है फिक्स कर दो सिविल सर्विस के लिए, या सिविल सर्वेंट्स के लिए अब आप कोटा जो है फिक्स कर दो। लेकिन वहाँ पे ये
प्रोविज़न जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फिर लॉर्ड मैकावली का एक रिपोर्ट आ जाता है, तो लॉर्ड मैकावली के रिपोर्ट पे ही ये 1854 में अब सिविल सर्विस की बुनियाद जो है वो डाली जाती है इंडिया में। उसके रिपोर्ट के हिसाब से वो कह रहा है कि जो लॉर्ड मैकावली का रिपोर्ट है वो कह रहा है कि हेलबरी जो है, हेलबरी कॉलेज ऑफ लंदन जो है, उसको अब आप हायर एजुकेशन कॉलेज के लिए स्पेसिफिक कर दो, सो दैट ICS इंडियन सिविल सर्विस जो है, बेसिकली वहाँ पे इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानते थे इसको। ICS मीन्स इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानते थे, तो उसको मेंटेन किया जाए। हेलबरी कॉलेज ऑफ लंदन जो है वो इंपीरियल सिविल सर्विसेज ICS को मेंटेन करेगा। और ये जो हेलबरी कॉलेज ऑफ लंदन जो है, वहाँ पे जो एजुकेशन होगी वो जनरल एजुकेशन होगी, वहाँ पे स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ये रिपोर्ट लॉर्ड मैकावली का है। और जो अपॉइंटमेंट जो होगी, अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन के बेसिस पे होगी, और एग्जामिनेशन जो होगा वो ओपन कंपटीशन के बेसिस पे होगा। ये इस तरीके से लॉर्ड मैकावली का रिपोर्ट 1854 कह रहा है। देन चार्टर एक्ट 1853 जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के राइट्स जो है उनको डिप्राइव कर रहा है, और ये इस तरीके से ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में बाय दिस लॉर्ड मैकावली रिपोर्ट 1854। तो हम कह सकते हैं कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है सिविल सर्विस के सिलेक्शंस के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए वो सेटअप हो गया है बाय दिस लॉर्ड मैकावली रिपोर्ट। नाउ इसके अलावा यहाँ पे कई सारे डिफेक्ट्स भी हैं। उनमें मेन चीज़ जो है कि इंडियंस को डिबार कर दे दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ये एक डिफेक्ट रहा है कि वो अब इंडियंस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। इसी तरीके से चार्टर एक्ट 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी को वो राइट्स नहीं दे रहे कि अब आप 20 इयर्स के लिए फर्दर गवर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है कि होम गवर्नमेंट जो है, क्राउन जो है, यूके पार्लियामेंट जो है, वो इस पोजीशन को अपने हाथ में लेना चाहती है। और यही रीज़न रहा है कि यहाँ पे फिर जो म्यूटिनी होगी है या जो हैपनिंग होगी है 1857 में। सो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था। थैंक यू।